ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वाहिद हारून आपसे मुखातिब हूँ। कोविड Q&A का सेशन जो हमने शुरू किया था यासिर सिद्दीकी साहब के साथ, उसका सेकंड प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आरिश हैदर साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से जो सारी जो डेवलपमेंट हुई है आइसोलेशन सेंटर की और सारे क्वारंटीन से रिलेटेड जितने भी कराची में काम हुआ उसमें डॉक्टर आरिश जो हैं वो फ्रंट लाइन पे रहे। उस पूरी टीम में फ्रंट लाइन पे इनका सारा काम था। तफसीली तारुफ इनका इस तरह से कि ये आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं 2018 के, और अपनी इंटर्नशिप फिनिश करने के साथ साथ ही इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान नेशनल फोरम जो वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से है, उसमें भी ये अब जनवरी से एक्टिव हैं और मार्च से तो ये कोविड प्रोग्राम में एक्टिव हैं ही हैं। इसके साथ साथ जो है ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं और उसमें माशाल्लाह से ये हेड करते हैं उनका जो मीडिया सेल है और इसके साथ आउटरीच प्रोग्राम है उसको, और जितना भी कोविड से रिलेटेड मालूमाती प्रोग्राम है उसको डॉक्टर साहब ने उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सेल बनाया है जिसको ये खुद ही मॉनिटर करते हैं और हेड करते हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर आरिश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका जो अभी तक सिलसिला चल रहा है। अब तो अब उसमें HDU भी आपने डेवलप कर लिया है। कराची एक्सपो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए ताकि फिर हम आगे जो पब्लिक से रिलेटेड सवाल आते हैं उनको चलें। वेल, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं फिर से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप हमारे भी टीचर रह चुके हैं और आपने हमको सिखाया बहुत मेडिकल कॉलेज में, और अगर हम अच्छे डॉक्टर हैं तो आप जैसे लोगों की वजह से हैं। थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम पे बुलाने का। जब हम एक्सपो सेंटर के बारे में बात करते हैं, 18 मार्च 18 मार्च को गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के कोलैबोरेशन के तहत एक डिसीजन लिया गया था कि कराची एक्सपो सेंटर को कोविड का आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहिए। उस वक्त की प्रेडिक्मेंट ये थी कि कोविड पाकिस्तान में डिटेक्ट हो चुका था, केसेस बढ़ रहे थे, और क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी उस वक्त भी बहुत इनकॉम्पिटेंट था, अभी भी बहुत इनकॉम्पिटेंट है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए सोचा गया कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहिए। कोरोना वायरस एक बहुत ही नया डिजीज है, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पता है। जो जो पता है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और चीजें गाइडलाइंस उसके मुताबिक से बदल रही हैं। कोरोना वायरस के बारे में ये जरूर पता है कि इसका तकरीबन ऑन एवरेज 2% मोर्टेलिटी आता है, मतलब कि हर 100 में से 2 आदमी इस डिजीज की वजह से जान खो बैठते हैं। कराची खास के पाकिस्तान का सबसे डेंस शहर है, तकरीबन 2.5 करोड़ यहाँ की आबादी है, और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ मेजर्स नहीं लिए जाते तो शायद ये डिजीज अभी जितना डेथ टोल है उससे कहीं ज्यादा होता। तो आइसोलेशन सेंटर शुरू करने की बात हुई डॉक्टर नुसरत फारूकी, जो हमारी प्रोफेसर हैं आगा खान में यूरोलॉजी में, और डिजास्टर मैनेजमेंट में तकरीबन 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है। उनको अप्रोच किया गया, उनका मुझे फोन आया, और उसके साथ साथ हमारे एक और कार्डियोथोरैसिक सर्जन है डॉक्टर वारिस, उनको भी उन्होंने अप्रोच किया। तो हम तीनों बहुत ही इत्तेफाक से एक सिमिलर माइंडसेट रखने वाले लोग मिल गए, और उसके दो विद इन 36 आवर्स हमने एक प्लान बनाया कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, कुछ पॉलिसीज ये होनी चाहिए, HR का ये होना चाहिए, और टॉप टू बॉटम हमने एक प्लान बना के पिच कर दिया गवर्नमेंट और आर्मी को। मजे की बात ये है कि हमको लगा कि हमारा काम सिर्फ प्लान करना था और हमको देना था। मीटिंग के फौरन बाद ही हमको बताया कि आपका प्लान एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, और आप लोग कब शुरू करना चाहेंगे। तो हम थोड़ा चौंक गए, हमने बोला हम ही ने करना है। वो बोला बिल्कुल आपकी लीडरशिप में करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी 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 इनकरेजिंग टू सी के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो कि वॉलंटियर्स हैं, उसके साथ आर्मी ने जो है एक आइसोलेशन सेंटर खड़ा किया। इस आइसोलेशन सेंटर की कुछ खास बातें ये है कि यहाँ पे एक किस्म का भी कैश काउंटर नहीं है, जितनी भी कोविड केयर है सब एब्सोल्युटली मुफ्त है यहाँ पे। उसके अलावा ये है कि कोविड केयर का क्वालिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे।
यहाँ पे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जैनिटर्स हैं, उनकी पीपीईज हैं, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में, पीपी पहनना, उतारना, अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखने के साथ साथ अपने पेशेंट्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखना। तो ये चीजें इनको सिखाई जाती हैं, मॉनिटर की जाती है, पूरी फैसिलिटी में 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रही होती है कि खुदा न खास्ता कोई गलती से भी कहीं अपने आप को ब्रीच ना कर ले, शक्ल पे हाथ ना लगा ले, चश्मा ना ठीक कर ले इस तरह कि उनका ब्रीच हो जाए। तो आइसोलेशन सेंटर में पेशेंट्स के लिए बहुत सारी सहूलियात भी फराहम है, यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्टेबल है, लेकिन ना अपने आप का खतरा तो सिर्फ नहीं, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव होके अपनी कम्युनिटीज और अपनी फैमिलीज को खतरनाक सामने आ रहे थे लोग, साबित हो रहे थे, क्योंकि इनसे फिर फैलता है, बहुत आसानी से फैलता है, और हम लोग की जो कौम है वो आसान तो नहीं है इन लोग को आइसोलेट करना घर पे बंद। अक्सर बहुत सारे मोहल्लों में ये है कि 2 कमरे के घर हैं, 8-8 10-10 लोग रहते हैं इन कमरों में, तो उनके लिए फिजिबल भी नहीं था आइसोलेट करना। तो ये आइसोलेशन सेंटर बहुत ही नोबल कॉज के लिए बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 1000 पेशेंट्स अब तक ट्रीट कर लिए हैं। और इन पेशेंट्स ये जब आते हैं, इनकी फॉरेन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बिल्कुल पेपरलेस सिस्टम है। यहाँ पे एक नाम का पेपर रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। 3 वक्त का खाना है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे पेशेंट्स को ऑक्यूपाई करें, सच एज़ गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स है, कुरान शरीफ रखी हुई है, किताबें दी हुई हैं, टीवीज़ रखे हुए हैं, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, हर दिन के हिसाब से 4-4 5-5 एक्सरसाइज़ होती हैं, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ ऐसी लगती है कि वो लोग जो आपको लगता है कि शायद ऐसी चीज़ें ना एन्जॉय करें, मगर जब एक इवन 60 साल के बाबा जी होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत एक ड्राइंग या पेंटिंग बना के लाते हैं, और उनकी शक्ल में जो स्माइल होती है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, और गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रीट हो रहे हैं, और गाइडलाइंस के मुताबिक ही डिस्चार्ज हो रहे तो बिलाशुबा बहुत ही अच्छा एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप है, और इससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक और चीज़ है जो कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती है, वो है कि जब ये डिसाइड किया जाता है कि अब टेस्ट को जाना है, तो अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन पाया जाता है डॉक्टर आरिश कि वो टेस्ट के लिए किस जगह पे जाएं, और कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, और कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। और ये मालूमात ना होने की वजह से जो है वो अपने एक तो डिजीज़ की वजह से परेशान होते हैं, और फिर इसके सारे कम्यूट करना और सारे मामलात जो हैं इनमें चूंकि परेशानी होती है। तो काइंडली अपनी कुछ राय दीजिएगा, कुछ डिटेल्स बताइएगा, कुछ ऐसी मालूमात। हैं। बिल्कुल जी। टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, उससे पहले जल्दी से मैं एक चीज़ और भी बोलता चलूँ, जो कि आप भी आई एम श्योर मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे, कि टेस्ट 2-3 तरह के आजकल पब्लिक को फराहम किए जा रहे हैं। एक पीसीआर टेस्ट है जो कि नेसोफेरिंजियल स्वाब होता है, नाक के थ्रू जाता है, नाक के पीछे वाली दीवार को हिट करता है, वहां से सैंपल लेके निकाला जाता है। इसको कहते हैं पीसीआर टेस्ट या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये टेस्ट होता आपके नेसोफेरिंग से निकाले हुए मवाद पे है, जिसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन करके देखा जाता है कि वायरस है कि नहीं। ये अभी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इस वायरस के लिए। उसके अलावा सिरोलॉजी है, जिसको लोग एंटीबॉडी भी कहते हैं, आईजीजी कहते हैं, आईजीएम कहते हैं, 2 तरह की एंटीबॉडीज होती है। इस एंटीबॉडी टेस्ट का काम होता है स्क्रीनिंग, इस एंटीबॉडी टेस्ट का काम होता है इन्फेक्शन के बाद फॉलोअप, और इस एंटीबॉडी के तहत आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है, या कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, या एक जमाने में इन्फेक्शन हुआ था और अब जो है पेशेंट ठीक हो गया है। लेकिन कौम को ये जरूर पता होना चाहिए कि पीसीआर टेस्ट यानी कि नेजल स्वैब टेस्ट या नेजोफेरिंजियल स्वैब टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, और कोरोना वायरस की डायग्नोसिस इसी के बिना पे होती है। बिल्कुल। अब आते हैं जी के मुफ्त टेस्ट और कॉस्ट वाले टेस्ट कहाँ हो रहे हैं। देखिए, इस टेस्ट को जब लिया जाता है, टेस्ट एक खास तरह के फ्लूइड में रखा जाता है, उसको कोल्ड चेन में मेंटेन करना होता है, मतलब ठंडा रखना होता है, तो फिर लैब जाता है, तकरीबन 1 से लेकर 4 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है, इसका रिजल्ट आ जाता है। मुफ्त सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सिंध को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ इस बात पे कि इन्होंने टेस्टिंग को मजाक बिल्कुल नहीं लिया, इन्होंने कोरोना वायरस को मजाक बिल्कुल नहीं लिया। तो गवर्नमेंट को की अवेलेबल की हुई हुई फ्री टेस्टिंग फैसिलिटीज आपको सिविल हॉस्पिटल कराची में मिलेगी, आपको डाउ के ओझा कैंपस में मिलेगी, आपको कराची यूनिवर्सिटी के हमारे पास वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है।
आपको आपकी गवर्नमेंट का जो डीएचओ है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, कराची के 5 या 7 सेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके जी जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की टीम कोऑर्डिनेट करती है कि किस घर में कहाँ पे टेस्ट की जरूरत है, और वो टीम बाकायदा घर भेजते हैं। ठीक। ये टीम आपके घर आती है, आपके घर की सहूलत में सैंपल लेके जाती है, और ये बिल्कुल मुफ्त। तो गवर्नमेंट इदारे जो हैं, सच एज हमारे सिविल हॉस्पिटल, डाउ ओझा कैंपस, और आपका जो डीएचओ है वो आपकी सैंपलिंग करेगा और आपको टेस्ट भी बताएगा। इसके अलावा फ्री सैंपलिंग इंडस हॉस्पिटल में हो रही है। जी जी। इंडस हॉस्पिटल फ्री टेस्टिंग अवेलेबल है और कर रहा है। जब पेड फॉर टेस्टिंग की बात आती है तो मैं आगा खान यहाँ यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ जी। आपको इंटरप्ट करूँगा। डॉक्टर आरिश, आप ये जो गवर्नमेंट सेटअप के जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर्स हैं, क्या इसका कोई हमारे व्यूअर्स को नंबर्स बताना चाहेंगे कि वहाँ डायल करके वो एक्सेस कर सकते हैं और उनको और ज़्यादा अच्छे से गाइड किया जा सकता है? मैं बिल्कुल आपको नंबर्स बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2-4 मिनट बाद बताऊंगा तो मुझे असल में नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। जब हम कॉस्ट वाली टेस्टिंग की बात करते हैं कि पेड फॉर टेस्टिंग कौन सी है, पेड फॉर टेस्टिंग सबसे ज़्यादा एक्टिवली हो रही है अभी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, जी जी जियाउद्दीन हॉस्पिटल में, साउथ सिटी हॉस्पिटल में, उसके अलावा चुगताई लैब और ईसा लैब अच्छे क्वालिटी के टेस्ट कर रहे हैं। जी जी ये टेस्ट की कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन तकरीबन 7,500 से 10,000 तक है। और ईसा लैब और चुगताई लैब रेडिली अवेलेबल होम टेस्टिंग की फैसिलिटी भी फराहम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक पेशेंट के एंड से जो है एक कंसर्न होता है कि अगर वो फ्री टेस्टिंग साइट्स पे जाते हैं तो उनको एक डाउट या फियर बैक इन माइंड होता है कि ऐसा ना हो कि हम नॉर्मल हों और वहाँ टेस्ट कराने जाएं, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा तो हम हम्म। कहीं इन्फेक्शन कैच ना कर लें। तो आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे हमें? ये हमारी आवाम का बहुत ही वैलिड कंसर्न है। सबसे पहले तो सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, और ये जो फिक्र है इनके दिमाग में, ये बहुत ही लॉजिकल फिक्र है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि एज लॉन्ग एज लोग अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बहुत ही टिपिकल तरीके से जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहां पे रश ना करें, दूर दूर खड़े हों, और खुली फिजा में, मतलब एसी वाले कमरे में नहीं, मतलब बाहर शामियाना लगा हुआ हो, साए में हो, लेकिन अगर खुली फिजा में आप हैं और कुदरती हवा चल रही है, उसके अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत लो होता है। अगर आप किसी को देख रहे हैं जो मास्क नहीं पहना हुआ, हमारी अवाम की ड्यूटी है कि वो उनको बोले आप बराए मेहरबानी अपना मास्क लगा लीजिए, अगर नहीं है आपके पास मास्क या नहीं लगा सकते तो प्लीज थोड़ा दूर चले जाइए। मास्क बहुत अच्छा एक प्रिवेंटिव है। अगर एक आदमी और दूसरे आदमी दोनों ने मास्क पहना हुआ हो, तो अगर एक आदमी को होता भी है इन्फेक्शन, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तकरीबन सिर्फ 5 to 7% चला जाता है अगर दोनों ने मास्क पहना हो। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो तकरीबन 70 to 80% इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए लोगों को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। लोग अपने घरों से अगर टेस्टिंग के लिए निकल रहे हैं, जो बहुत जरूरी काम है, टेस्टिंग के लिए निकलने के लिए गाड़ी में बैठे, वहां पहुंचे, मेक श्योर करें कि आप अपना मास्क पहने हुए हैं, आप ग्लव्स ना पहने। ग्लव्स पहनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ग्लव्स से क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत बढ़ती है। आप मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर हाथ में रखें, थोड़ी थोड़ी देर पे जब आपने पैसे दिए, पर्ची ली, हैंड सैनिटाइज किया, पानी का ग्लास उठाया, पानी पिया, फेंक दिया ग्लास, ग्लास तो डिस्पोजेबल होता है, लेकिन जहां से उठा रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोगों का हाथ लगा है, आपने हैंड सैनिटाइज कर लिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि इंसान दिमाग में रखे तो बिल्कुल इन्फेक्शन का चांस जो है मिनिमल होता है। भाई, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत तफसील से प्रोटेक्शन बताई कि जो क्राउडेड एरिया में आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को जो है वो मैनेज करके रखें। इसी के साथ साथ अगर इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप घर के हवाले से होम बेस्ड मैनेजमेंट किस तरह से आप मुख्तसरन आप उन्हें बयान करेंगे कि किस तरह से घर का अरेंजमेंट रखें जहाँ पर कोविड पेशेंट जो है अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखता है? हम्म। तो इसके अंदर सिर्फ इसमें इसको मैंने बहुत सिंपली दो चीजों में डिवाइड किया है, एक प्रेपरेशन और एक इम्प्लीमेंटेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी वाले फेज में आपने कुछ चीजें, अगर आपके घर पे कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो कुछ चीजें आपने खरीद लेनी है। वो है पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, कुछ दवाइयाँ जिसके अंदर पेनाडोल, कैल्शियम विच इज CSE 1000 या फिर उस तरह की कोई दवाई जिसमें विटामिन सी हो, और जिंक की सप्लीमेंट। ये 3 दवाइयाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं।
उसके अलावा अगर पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन ये ऑप्शनल है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और ये जो 3 तरह की दवाइयां मैंने आपको बताई हैं, ये आपने प्रेपरेशन फेज में रख ली। जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ और मुझे अपने कमरे में आइसोलेट करना है, तो मेक श्योर करना चाहिए कि उस कमरे के साथ अपना एक बाथरूम लगा हुआ हो। उस कमरे के अंदर आना बाकी सारे खानदान वालों के लिए हरगिज मना है, दरवाजा बंद रहेगा। अगर पेशेंट को खाना देना है तो खाना प्लेट में रख के, प्लेट को ट्रे में और ट्रे को एक टेबल पे रख के कमरे के बाहर रख दिया जाए, खटखटा दिया जाए और दूर चले जाए। जिनको भी इन्फेक्शन है वो दरवाजा खोलेंगे, ट्रे सिर्फ अपनी अंदर लेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, खा पी के अपने बर्तन अपने बाथरूम में साफ पानी और साबुन से धोएं, धो के बाहर वापस ट्रे पे रख दें। फिर घर वालों की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो घर के अपने क्या कहते हैं ट्रे उठाएं, किचन में फिर से साबुन पानी से धोएं, अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें और साबुन पानी से धोएं, और फिर इस तरह कटलरी और प्लेट्स और चम्मच कांटे सब रिसाइकल हो सकते हैं। कपड़े, हर इंसान कपड़े पहनता है, हर इंसान कपड़े गंदे करता है। जब कपड़े गंदे होते हैं तो हमारी सजेशन ये है कि कपड़े खुद अपने बाथरूम में अपने हाथ से धो लें, अपने बाथरूम में सुखा लें। अगर 10 दिन की आइसोलेशन है तो बहुत ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती। एक कपड़ा 2-3 दिन चलाएं, धोएं, रिसाइकल करें, सुखाएं और वापस पहनें। ये कपड़े हो गए। अगर खुद कपड़े नहीं धो सकते, अगर कपड़े खुद नहीं धो सकते तो एक बास्केट में या तसले में या बाल्टी में अपने कपड़े बंद करके बाहर रख दें कमरे के। जो भी घर में कपड़ा धोने वाला है वो उस बाल्टी को उठाए, वो जहाँ कपड़े धुलते हैं वहां ले जाए। अगर मशीन है तो मशीन में, वरना हाथ से धोए साफ पानी और सर्फ के साथ, मास्क पहन के। जब कपड़े धो लिए जाए, गर्म पानी होना चाहिए। जब कपड़े धो लिए जाए तो उनको फैलाने के लिए लटका दिया जाए और फिर जिसने धोए हैं वो नहाएगा। उसको नहाना बहुत जरूरी है अपनी सफाई और अपनी हिफाजत के लिए। तीसरी चीज आती है, जो दवाइयां मैंने मेंशन की हैं, जिंक, विटामिन सी और पैनाडोल। पैनाडोल जिस्म के दर्द और बुखार के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बहुत कॉमन है, बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। जो जिंक और विटामिन सी है, दिन में एक दफा ये डोज लेनी चाहिए है क्यूबी के हिसाब से। और उसके अलावा बहुत अच्छी चीज हमने पाई है कि स्टीम इनहेलेशन, सिंपल भाप लेना। भाप लेने की अरेंजमेंट हो सकती है कि पतीले में पानी गर्म करके तौलिया समेत कमरे के बाहर रख दी जाए, और जिनको भी कोरोना वायरस है वो कमरे के अंदर लें और लंबी लंबी सांसें उस भाप में लें, 5 से 7 मिनट। दिन में 3 दफा भाप लेना फेफड़े को साफ रखता है, फेफड़े के अंदर जितना भी म्यूकस या बलगम जमा होता है उसको बाहर आने में मदद करता है और इंसान बेहतर फील करता है। पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए है ताकि जिस्म की खून की ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जाए। अगर किसी भी वक्त 94% से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है तो उस पेशेंट को सोचना चाहिए हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर आधा घंटा ऐसे ही सही स्टेट रहती है तो अस्पताल जाके जरूर एक दफा चेक करें। थर्मोमीटर में फीवर मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस में डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं, तो डायरिया अगर हो रहा है तो ओआरएस का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी चीज, इस सब का मकसद है कि आदमी आइसोलेटेड रहे, बाकी खानदान से जितना दूर रह सकते हैं रहे, जितना आइसोलेट कर सकते हैं रहे। मुख्तसर 10 दिन की बात है, 10 दिन में 97% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फैमिली को भी ज्यादा खतरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से सारा ये घर का अरेंजमेंट बताया। एक और ख़ास बात है डॉक्टर आरिश, जो कि पेशेंट के माइंड से रिलेटेड है, कि किस तरह से वो अपने माइंड को ट्रेन करे ताकि वो किसी भी तरह की जो अपने जो डिप्रेशन है या डाउन मूड्स हैं उनसे बच सके। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं और क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो अपने आप को और अपने माइंड की ट्रेनिंग ऐसी रखे कि पूरे 10 दिन जो है वो पॉजिटिव रह सके? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये मेरे ख्याल से आज की डिस्कशन का सबसे रेलेवेंट सवाल है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या नफसियाती तौर पे सेहतमंद रहने की बात कोई नहीं करता। और अगर सोचा जाए तो 10 दिन की आइसोलेशन फिजिकली तो फिर भी आसान है, लेकिन मेंटली बहुत जो है टैक्सिंग होती है और बहुत तकलीफदेह होती है। तो हम लोग जो है राय ये देते हैं कि जो भी आइसोलेट हो रहे हैं उनको हमेशा एक तरह का रूटीन बना लेना चाहिए दिन का। और रूटीन बनाने के साथ साथ अपनी डेली एक्टिविटीज को थोड़ा सा चॉक आउट करना चाहिए। ठीक है। हमारे जितने भी नमाजी परहेजगार लोग हैं उनका रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है कि वो सुबह फजर में वैसे ही उठते हैं,
फजर पढ़ें, फजर पढ़ के या तो थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठें, नाश्ता करें, नाश्ते के बाद एक्टिविटी, फिर खाना, एक्टिविटी और फिर खाना रात का। अब एक्टिविटी का क्या मतलब है? एक्टिविटी का मतलब ये है कि अपने आप को किसी तरह इंगेज रखें, अपना शेड्यूल बना लें कि मैं आज अगर जैसे कोई साहब या खातून है वो कहें कि मैं आज इतने बजे से इतने बजे 2 घंटे अपने फैमिली से व्हाट्सएप कॉल पे या वीडियो कॉल पे मैं बात करूंगी या बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल ठीक। फिर वो बना लें कि अच्छा 1-2 घंटे मेरे, अगर किताब पढ़ने के शौकीन है तो किताब पढ़े, अगर मेरे जैसे कंप्यूटर पे गेम खेलने के शौकीन है तो हाँ, गेम खेलें, गेम खेलने बिल्कुल। अगर आपको कुरान शरीफ या मजहबी किताबों का शौक है वो पढ़े, या अगर आपको गाने सुनने का शौक है मेक श्योर करें कि आप गाने लगा लें अपने। इंसान का दिमाग बहुत ही एक्टिव चीज है, उसको सोचने का शौक है, उस सोच को दबा के ना रखें, हर तरफ अपना जहन जाने दें, बातें करें लोगों से। इंसान सोशल एनिमल है, और अब तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी है कि लोगों से बात करना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल किताबें पढ़ें, गेम्स खेलें, ऑनलाइन गेमिंग करें, गाने सुने, हर चीज। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं चीजों के लिए, अब अपने घर वालों को बोले यार सुनो, मैगजीन खत्म हो गए मेरे पास, मैगजीन भिजवा दो, मेरे पास आज आम का सीजन है, आम भेज दो, तरह तरह के आम आ रहे होंगे, सिर्फ आम देख के आम खाने में इंसान का जहन बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसी ऐसी डॉक्टर चीजें हर आदमी अपने लिए कर सकता जी, डॉक्टर आरिश, इसमें थोड़ा सा आप एम्फसाइज करेंगे कि कोविड से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं और अपडेट्स हैं उसको अवॉइड करें। आप क्या समझते हैं कि वो रूटीन की एक्टिविटी में है, उसको कंसीडर किया जाए या वो डोंट्स में आता है? है। मेरे ख्याल से कोविड की न्यूज से आगाह जरूर होना चाहिए है, हम्म। लेकिन उसको सुन के खुद बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये जरूर याद रखना चाहिए कि जितनी नेगेटिव चीजें हम सुनते हैं बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, हमेशा एग्जैक्ट। पॉजिटिव्स को देखना चाहिए। हम्म। और पॉजिटिव्स में ये होता है कि भाई 97% लोग, मतलब 97 नंबर तो मेरे कभी पेपर में नहीं आए, लेकिन 97% लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हैं, ये ठीक। सोचना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस एक बीमारी है जो कि आजकल पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसीलिए कुछ लोग नंबर्स देख के बहुत चौंक जाते हैं बिल्कुल। कि इतने ज्यादा लोग इतने ज्यादा अमवात हो गई। लेकिन आप अपना ख्याल पूरा रखें, हम्म। एहतियात करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। बिल्कुल, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, आप इसको बिल्कुल, कंसाइज कर एब्सोल्युटली। सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आरिश, आपके टाइम का, और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए जो है वो ब्रीफ किया। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि फिर कभी आपको इसी तरह से इनवाइट करें आपको, ताकि और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपसे हासिल की जा सके। आपके टाइम का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर वहीद आपका। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपने नहीं, आपने बुलाया, मुझे बहुत पसंद आया कि आप जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और होने चाहिए जो कि अपने बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।